अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमेशा की तरह आपके अपने यूट्यूब चैनल एचिवर्स वेब पर। दोस्तों मैं हूं शिवम और आज है 27 जुलाई 2021 और हम लोग आने वाले कुछ समय में आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लेंगे। ओके दोस्तों, और साथ ही साथ होगा आपका प्यारा सबसे दुलारा मैप ऑफ द डे। ओके दोस्तों, तो लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। ओके, और मैप ऑफ द डे को तो भूलना नहीं है, मतलब कि मैप ऑफ द डे को देखना ही है हर हाल में। और आई होप कि आप लोग मैप ऑफ द डे से नोट्स जरूर बनाते होंगे। ओके दोस्तों, बस एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो हमारे चैनल पर पुराने हैं और नए भी हैं। नए हैं जो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ भाई वो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिए, और जो पुराने हैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो लोग अब तक बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके ऑल कर लिए होंगे। यदि नहीं किए तो जल्दी से जल्दी बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल को ऑन कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग चलते हैं अपना मैप ऑफ द डे की ओर, जिसमें हम लोग ओसेनिया कंटिनेंट की ओर घूम रहे थे ना। तो आइए आज हम लोग न्यूजीलैंड की सैर पर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये था ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से आप लोग यदि दक्षिण पूर्व में चलते हैं तो आपको न्यूजीलैंड मिलेगा। ओके, तो ये हमारा न्यूजीलैंड है दोस्तों, और हम लोग आइए आज न्यूजीलैंड के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सके उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ओके दोस्तों, तो न्यूजीलैंड दोस्तों मूलतः दो भागों में बटा हुआ है। ओके, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, एक नॉर्थ आइलैंड और एक साउथ आइलैंड। ओके दोस्तों, और दो भागों के बीच में कोई ना कोई जल संधि जरूर होगी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जल संधि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुक स्ट्रेट, कौन सा दोस्तों? कुक स्ट्रेट है इन दोनों के बीच में। ओके, प्लीज़ से प्लीज़ आपको याद रखना है कि इन दोनों के बीच में कौन सा स्ट्रेट है? कुक स्ट्रेट। ओके दोस्तों, और बाकी न्यूजीलैंड की राजधानी के बारे में मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ आइलैंड में ही न्यूजीलैंड की राजधानी है। क्या है इसकी राजधानी भाई? तो इसकी राजधानी इस पोजीशन पर है, वेलिंगटन। क्या है इसकी राजधानी? वेलिंगटन। और वेलिंगटन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि वेलिंगटन जो है विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। मतलब वेलिंगटन से दक्षिण में पूरे विश्व में और कोई राजधानी नहीं है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यदि न्यूजीलैंड की मैं बात कर लूँ तो फिर से इसका मुख्य पेशा पशुपालन ही है। ओके, न्यूजीलैंड में यदि मैं ग्रासलैंड की बात करूं तो कैंटरबरी ग्रासलैंड। कौन सा दोस्तों? लिख देता हूं जो जो इम्पोर्टेंट है। कैंटरबरी ग्रासलैंड है न्यूजीलैंड में, कैंटरबरी। ठीक है, ध्यान देना है। तो कैंटरबरी ग्रासलैंड कहाँ है? न्यूजीलैंड में। अच्छा, मैंने ऑस्ट्रेलिया की जनजाति के बारे में आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया की जो मूल प्रजाति है उसको एबोर्गिनी कहते हैं। तो उसी तरह से जो न्यूजीलैंड की मूल प्रजाति है दोस्तों उसको माओरिस बोलते हैं। क्या? माओरिस। ठीक है ना। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, साथ ही साथ जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखने को मिला, उसी तरह से न्यूजीलैंड में दोस्तों एक है जिसका नाम है साउदर्न आल्प्स। क्या? साउदर्न आल्प्स, मतलब कि दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड में है। ओके दोस्तों, और दक्षिणी आल्प्स की ऊंची चोटी की यदि मैं बात कर लूँ तो माउंट कुक जो कि आपको कुक स्टेट मिला था ना, तो उसी तरह से माउंट कुक दक्षिणी आल्प्स की सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी है। ओके दोस्तों, और यदि मैं बात करूं और मैं यदि आपसे बात कर लूं, हाँ, तो न्यूजीलैंड की राजधानी के बारे में चर्चा हो गई। न्यूजीलैंड को दोस्तों ब्रिटेन वाले दक्षिण का ब्रिटेन कहा करते थे। सॉरी, यूरोप वाले न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा करते थे। तो ध्यान रखिएगा कि दक्षिण का ब्रिटेन कौन है भाई? तो न्यूजीलैंड है। ओके, बाकी एक थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों आप लोगों को। क्या कंफ्यूज नहीं होना है? इस पोजीशन पर दोस्तों एक आइलैंड है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर आइलैंड। क्या? ग्रेट बैरियर आइलैंड। तो ग्रेट बैरियर आइलैंड जो है दोस्तों ये न्यूजीलैंड के पास है, लेकिन ग्रेट बैरियर रीफ जो है दोस्तों ये इस रेंज में ऑस्ट्रेलिया के पास है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप कि आप अब लोग सारी बातों को समझ लिए होंगे। तो बस दोस्तों न्यूजीलैंड के बारे में और ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जितना थी हम लोगों ने किया। कल हम लोग ओसेनिया के बारे में रैंडम फैक्ट्स को कर लेंगे और उसके बाद ओसेनिया ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा न्यूजीलैंड के बारे में बातों को। यदि अच्छा लगा है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इन सारी तथ्यों से रूबरू होने का मौका मिले। ओके दोस्तों, तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हरित सोहरा वनीकरण अभियान शुरुआत किया गया? रिसेंटली इन विच स्टेट द हरित सोहरा अफॉरेस्टेशन कैंपेन वाज स्टार्टेड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। आपके ऑप्शंस है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। और दोस्तों ये सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं जैसा कि आपको पता है, और इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। मेघालय में हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हरित सोहरा
एफॉरेस्टेशन कैंपेन, ओके, मतलब कि हरित सरोहरा वनीकरण अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है दोस्तों, कहाँ? मेघालय में। अच्छा, इससे क्या होगा भाई? तो इस अभियान से मेघालय में पर्यावरण, पर्यटन और समग्र पर्यटन को लाभ होगा। ओके दोस्तों, चलिए, मेघालय तो इंपॉर्टेंट है ही। और अभी दोस्तों मणिपुर ट्रेंडिंग है। ओके, तो मणिपुर से रिलेटेड फैक्ट्स को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके CHSL के एग्जाम आने वाले हैं, तो मणिपुर से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को जान लीजिएगा। ओके, और यदि आपको मणिपुर के बारे में बहुत सारी बातों को जानना है तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपना गूगल खोलिए और उस पर लिखिए मणिपुर, और उसके साथ साथ हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए बिना स्पेस के साथ, मतलब अचीवर्स वेब। ओके, तो आप लोगों को कोई वेबसाइट मिल जाएगी जिस पर मणिपुर के बारे में सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे। ओके, ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्जाम से और मणिपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट है मीराबाई चानू के कारण। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये तो प्रश्न हो गया सोहरा अभियान वाला। नेक्स्ट प्रश्न है कि ROC के तहत टोक्यो ओलंपिक में कौन सा देश प्रतिस्पर्धा कर रहा है? विच नेशन इज कम्पिटिटिंग इन द टोक्यो ओलंपिक्स अंडर द ROC? चलिए, इसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसका ऑप्शंस पढ़ता हूँ। नॉर्थ कोरिया, फिलिस्तीन, मतलब फिलिस्तीन, म्यांमार और रसिया। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रसिया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा चलते हैं। ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में रूसी एथलीट रूसी ओलंपिक समिति के नाम से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। रूस के सभी 335 खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक में रूस के नाम, गाना या ध्वज का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। क्यों नहीं है ये तो आपको पता ही है दोस्तों कि डोपिंग के कारण रूस को बैन कर दिया गया था, क्योंकि रूस को प्रतिबंधित किया गया था डोपिंग कार्ड के बाद ओलंपिक में एक देश के रूप में प्रतिस्पर्धा करने से। 2019 में विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी वाडा के द्वारा इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था दोस्तों। और ये जो विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी है वाडा हमारा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी हो गया है। क्यों? क्योंकि जो चीन वाला जीता था मीराबाई चानू से फर्स्ट आकर, तो उस पर शक है, शक की सुई उसके पास गई कि शायद वो कुछ डोपिंग किया था। और यदि ये डोपिंग सही साबित हो जाता है कि हाँ उसने किया था, तो हमारा जो सिल्वर मेडल है दोस्तों मीराबाई चानू का, वो चेंज हो जाएगा गोल्ड में। ओके, तो ऐसा पॉसिबल है थोड़ा सा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। रसिया इस बार भाग नहीं ले पा रहा है क्योंकि डोपिंग के कारण, और वो ROC मतलब रूसी ओलंपिक समिति करके वो भाग ले रहा है। ठीक है, मतलब वो ना तो अपना ध्वज यूज करेगा, ना तो अपना गाना यूज करेगा, मतलब रूस के नाम से कुछ नहीं कर सकता है। ओके, ये प्रश्न कल वाला फिर से रिपीट हो गया है कि कौन सा देश दुनिया का पहला स्वच्छ वाणिज्यिक परमाणु रिएक्टर बनने के लिए तैयार है? विच कंट्री इज सेट टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लीन कॉमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर? आपके ऑप्शंस फिर से US, चाइना, रसिया और जापान है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चाइना। ओके, चाइना के द्वारा विश्व का पहला स्वच्छ वाणिज्यिक परमाणु रिएक्टर बनाया गया है। ठीक है, और ये मैंने बताया था कि इसमें ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होगी और पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में ये सुरक्षित भी होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि शोधकर्ताओं ने किस देश में आधुनिक मगरमच्छ के पूर्वज के जीवाश्म की खोज की है? रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड द फॉसिल्स ऑफ द मॉडर्न क्रोकोडाइल्स एंसेस्टर इन विच नेशंस? आपके ऑप्शन है दोस्तों कोलंबिया, ब्राजील, चिली और स्पेन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चिली। चिली साउथ अमेरिकन कंट्री, और शायद मैं इसके बारे में शायद क्या बहुत ही शानदार तरीके से मैं इसके बारे में बता रखा हूँ। यदि आप लोग जानना चाहते हैं चिली के बारे में तो सर्च कर लीजिए कोई पुराने वीडियोज़ को, उसमें चिली के बारे में बताया गया है। ठीक है, बाकी जान लेते हैं कि अर्जेंटीना के प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय ने घोषणा की है कि दक्षिणी चिली के पहाड़ों में खोजे गए 150 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म कंकाल को आधुनिक मगरमच्छ के पूर्वज के रूप में निर्धारित किया गया था। ठीक है भाई, इस प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? तो इस प्रजाति का नाम बुर्केचुसस मॉलिंगेंग्रेंडेसिस रखा गया है। ये लीजिए, इसका नाम है बुर्केचुसस और मॉलिंगेंग्रेंडेसिस। ओके, बहुत नाम थोड़ा सा टेढ़ा सा नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। शोधकर्ताओं ने चिली में आधुनिक मगरमच्छ के पूर्वज के जीवाश्म की खोज की है जिसका नाम बुर्केचुसस मॉलिंगेंग्रेंडेसिस रखा गया है। ओके, कितना इजी नाम था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। किस IIT संस्था ने घुसपैठ पहचान प्रणाली, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब लॉन्च किया है? विच IIT इंस्टीट्यूशंस लॉन्च टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब टू फाइंड साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस फॉर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स? ओके दोस्तों, इतना लंबा चौड़ा प्रश्न था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा उसके लिए हम लोग ऑप्शन की ओर चलते हैं, और आपके ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT पटना और IIT कानपुर। और इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, IIT कानपुर।
आईआईटी कानपुर के द्वारा उसके एरिया में मतलब कि उसके कैंपस में घुसपैठ पहचान प्रणाली के लिए, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा प्रणाली के लिए इनोवेशन हब लॉन्च किया है। ठीक है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब लॉन्च किया है। बाकी बातें इसमें लिखी हुई है, उसके बारे में जान लेते हैं कि आईआईटी कानपुर ने इसके लिए और साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब लॉन्च किया। ये तो सही बात है। एक कठोर आवेदन प्रक्रिया के बाद 25 अनुसंधान और विकास प्रमुख जांचकर्ताओं और 13 स्टार्टअप का चयन किया गया है साइबर सुरक्षा में। जो बात मैं बता चुका हूं पर वही बात इधर नीचे लिखा हुआ है। चलिए, इस प्रश्न की चर्चा मैंने कल थोड़ी सी की थी, फिर से इसके बारे में जान लेते हैं कि विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलो भार वर्ग में से किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फीमेल रेसलर हैज won the gold medal in the 73 kg weight category at the World Cadet Championship। आपके ऑप्शन है गीतिका जाखड़, नेहा राठी, प्रिया मलिक और इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रिया मलिक। और इन्हीं प्रिया मलिक के चलते बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन हो गया कि हाँ हम लोग टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड जीत गए हैं। दोस्तों ये ध्यान रखिए, टोक्यो ओलंपिक नहीं, विश्व कैडेट चैंपियनशिप में जीती है। और प्रिया मलिक के साथ साथ तनु मलिक भी जीती थी। ठीक है ना। चलिए इनके बारे में और आगे जान लेते हैं कि भारत की महिला रेसलर प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, कहाँ हो रहा है दोस्तों, हंगरी में, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है। बता दें कि प्रिया मलिक ने 73 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता, ये तो ऊपर पता चला हमें। उन्होंने फाइनल में बेलारूस की पहलवान को 5-0 से शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और प्रिया मलिक जो है दोस्तों आप लोग शायद जानते होंगे हरियाणा के जिंदगी रहने वाली है। ओके, तो प्रिया मलिक ने हमारे देश का नाम ऊंचा किया है। ये प्रश्न तो कल ही हो जाना चाहिए था कायदे से, लेकिन छूट गया कि हर वर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। और इसके बारे में दोस्तों आप लोग को बताने की क्या बात है, ये तो आपको पता ही होगा कि 26 जुलाई को हम लोग हर वर्ष कारगिल विजय दिवस मनाते हैं और अपने सेना के शहादत को नमन करते हैं। तो हमारी ओर से सेना के शहादत को सशक्त नमन, और आपकी ओर से भी मैं नमन कर देता हूँ। ओके, अब जानते हैं इसके बारे में, देखते हैं क्या है कारगिल विजय दिवस। वैसे तो आप लोग को पता होगा, थोड़ा सा देख लीजिए कि कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को 1999 से कारगिल संघर्ष में पाकिस्तान पर भारत की जीत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है भाई, इस साल देश कारगिल युद्ध में जीत के 22 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हैं आप लोग। वर्ष 1999 में LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कारगिल की चोटियों के साथ साथ एक उच्च ऊंचाई वाला पर्वत युद्ध छिड़ गया था, जो वास्तविक सीमा है और कश्मीर के दोनों देशों के बीच विभाजित करती है। ठीक है दोस्तों, LOC के बाद लड़ाई छिड़ गया था, उसका 22 साल पूरा हो गया, इंडिया जीत गया था, तो उसी के लिए हम लोग कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में प्रकाशित एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ अ इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है। हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन पब्लिश्ड रिसेंटली। आपके ऑप्शन है सुनील अरोड़ा, अशोक लवासा, सुशील चंद्र, अनूप कुमार पांडे। और एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन के लेखक है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाले अशोक लवासा। अब आप लोगों को लग रहा हो कि ये नाम सुना सुना है, तो जी हाँ, ये हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। इनके बारे में जान लेते हैं। पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ ए इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक को प्रकाशित किया। सिंपल सा ये बात है। अच्छा चलिए, जब चुनाव आयुक्त की बात आई है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। विच कंट्री है रिसेंटली ज्वाइंट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आपके ऑप्शन है इथोपिया, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन। तो स्वीडन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। लोकपाल स्वीडन से लिया गया था दोस्तों। और बाकी आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पता है कि ये भारत की एक पहल है। आगे जानते हैं कि स्वीडन ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के लिए रूपरेखा समझौते की पुष्टि की है और अब वैश्विक मंच का सदस्य है, जो भारत की एक पहल है। ठीक है भाई, ISA मतलब कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मतलब मेन उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो इसका उद्देश्य है अक्षय ऊर्जा और सतत विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, स्वीडन जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों का सामना करने में योगदान देने के लिए ISA में चर्चा के लिए अक्षय ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अपनी विशेषता और अनुभव लाने की उम्मीद करता है। ठीक है भाई, तो सिंपल सा बात यह है कि स्वीडन भी जुड़ गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस से। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश की यांग कियान ने टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि विच कंट्रीज यांग कियान हैज वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द टोक्यो ओलंपिक्स। तो आपके ऑप्शन से साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया, चीन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, आपको नाम से पता चल गया होगा, चीन। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक के बारे में 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। पहला तो ये ओलंपिक हो कहाँ रहा है,
टोक्यो में। ये 2020 है, टोक्यो 2020 है। ओके, मतलब ओलंपिक का नाम 2020 है क्योंकि होना 2020 में था। और हाँ, टोक्यो 2020 मतलब इस ओलंपिक की शुरुआत मशाल जलाकर किसने की दोस्तों, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो वर्ल्ड नंबर 1 जो वर्तमान में है, मतलब प्लेयर ऑफ द हाँ, जो प्लेयर ऑफ द ईयर हुई थी, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, नाओमी ओसाका ने इसकी शुरुआत की थी। अच्छा दोस्तों, मैं कल की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ आपको दोस्तों। एक जापान के 13 साल का लड़का था, ठीक है, जापान का 13 साल का लड़का था जिसने गोल्ड मेडल जीता, और उसका नाम शायद कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है। मात्र 13 साल का लड़का, उसने गोल्ड मेडल जीता। बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों 13 साल में गोल्ड मेडल जीतना। किस खेला में, स्केटिंग में जीता। शायद आप लोगों ने इसका नाम सुना हो। ओके, मोमिनी ओशिनी ऐसे करके कुछ इनका नाम था, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है। ओके, अच्छा एक बात और हम लोग करेंगे, बहुत दुखद समाचार भी बहुत सारी हुई। कल भवानी देवी अपना पहला मैच जीती है। ओके, ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी भवानी देवी, प्रथम तलवारबाजक जो ओलंपिक में क्वालिफाई हुई भारत की ओर से। ओके, लेकिन सेकेंड मैच में वो हार गई, तो ये हार कर बाहर हो गई। और दोस्तों यदि हम लोग मनिका बत्रा की बात कर ले तो वो टेबल टेनिस प्लेयर है, तो वो भी हार कर बाहर हो गई दोस्तों। 2 राउंड तक जीती थी लेकिन थर्ड राउंड में वो हार कर बाहर हो गई। दोस्तों कुछ कुछ बातें सही भी हो रही है, कुछ कुछ बातें गलत भी हो रही है। ओके, कोई नहीं, बाकी इसके बारे में जानते हैं। और दोस्तों हमारा जो शूटिंग वाला है वो पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है, क्योंकि शूटिंग का सब लोग लगभग बाहर ही हो चुका है। चलिए, चीन की यांग यान ने 24 जुलाई को ओसाका शूटिंग रेंज में 2020 ग्रीष्मकालीन खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। रूस की अनास्तासिया गलासिन ने रजत पदक जीता, जबकि स्विट्जरलैंड की रीना क्रिस्टन ने कांस्य पदक जीता। तो ये बात हो गई दोस्तों। अब चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। काफ़ी जूमिन प्रश्न है। किस राज्य के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं? विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा हैज रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट? ये तो आपको पता ही होगा। BS येदियुरप्पा कहाँ के मुख्यमंत्री थे भाई? तो आपके ऑप्शंस हैं, बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। बाकी आपको पता ही होगा कि BS येदियुरप्पा जो है ये कर्नाटक के हैं। फिलहाल नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं इसके बारे में अभी घोषणा नहीं की गई है, जब घोषणा की जाएगी आपको बता दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि हाल में किस देश के द्वारा अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोगाजोग लॉन्च किया गया है? विच कंट्री लॉन्चिंग इट्स ओन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोगाजोग रिसेंटली? आपके ऑप्शन से श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के द्वारा दोस्तों उसका खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोगाजोग लॉन्च किया जा रहा है। भारत में ऐसा आपको शायद नाम पता हो, कू भारत का है। बाकी ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब तो बाकी विदेश का है ही, लेकिन हम लोग उसी पर ज़्यादा आश्रित रहते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि बांग्लादेश अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोगाजोग लॉन्च करने जा रहा है, जो विश्व स्तर पर लोकप्रिय फेसबुक और अल्पोन का विकल्प है, जो व्हाट्सएप का विकल्प होगा। देखिए फेसबुक के जगह पर जोगाजोग और व्हाट्सएप के जगह पर अल्पोन लाएगा कौन? बांग्लादेश, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की ओर, देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेशलिटी स्टील के लिए कितने करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? और इस प्रश्न का सही उत्तर था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 6322, मतलब 6322 करोड़ रुपया। ओके, और कुछ लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था, तो आप लोग भी इसका सही उत्तर दिया कीजिए जितने भी लोग देखते हैं। ओके, फिलहाल हम लोग फिर से चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर, और हमारा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और किसने रिन्यूएबल्स इंटीग्रेशंस इन इंडिया 2021 रिपोर्ट लॉन्च की है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड हु हैज लॉन्च्ड रिन्यूएबल्स इंटीग्रेशंस इन इंडिया 2021 रिपोर्ट? आपके ऑप्शंस है योजना आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार। और आप सही उत्तर का चयन कीजिए और जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर का कमेंट कीजिए। दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको ये सारी बातें काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं शिवम, मिलता हूँ अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। शिवम साइनिंग ऑफ, टेक केयर।